हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 से, जो आपके ऊपर दिख ही रहा है, लेक्चर नंबर 6 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर की। ठीक है, तो इसकी क्लास में बात करने वाला हूं गाइस। थोड़ा सा आपकी बार आपको लाउड थोड़ा सा कम मिलेगा, बिकॉज मैं रात में एडिट कर रहा हूं, आई मीन रात में शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको लाउड तो नहीं मिले, हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आवाज ज्यादा गूंज रही है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं मास कंजर्वेशन रूल की। किसकी बात करने वाले बेटा? मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन लॉ या रूल। ठीक है, मास कंजर्वेशन लॉ लिख देता हूं मैं, मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, ओके, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज। आप वीडियो को जूम आउट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, तो मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग, ACCOR, according to this law, according to this law, mass can mass can mass can neither, according to this law, mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. According to this law, mass can neither be created nor destroyed in a reaction, in any reaction. ठीक है, in a reaction या in any reaction, in any reaction. तो बेटा ये लाइन क्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये लाइन ये कह रही है। ठीक है, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, आपको ठीक से दिखाई दे। ठीक है, यानी कि बेटा ये लाइन कहना चाहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि मास कैन नाइदर, यानी किसी भी रिएक्शन में, मान लो कि आपके पास कोई रिएक्शन है A टू B, और इस रिएक्शन में A का मास और B का मास दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ना तो A के मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसके मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब ना ही इसके मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसके मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। अगर पूरी रिएक्शन इस तरह के हो रही है, यानी कि A का मास ना ही हमने क्रिएट किया और ना ही हमने डिस्ट्रॉय किया, तो इसका जो मास है वही ना कहीं चेंज होकर इस मास में, यानी कि कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल जो कंडीशन है वो आ रही है, कन्वर्ट वाला कुछ मामला चल रहा है, यानी कि मास ना तो कहीं से डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा। ठीक है, यहां तक सर हमें समझ में आ रही है। थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा सीरियस ले रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार भी है, और काफी मतलब मैं कहूं हेल्पफुल या फिर काफी बेसिक टॉपिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी रिएक्शन इट्स, ठीक है, इट्स in a reaction, in a reaction the mass of the mass of reactant element, the mass of reactant the mass of reactant elements and the सॉरी गाइस, कोई दीदी आ चुकी थी तो उसके कारण। ठीक है, तो रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि इधर से इन रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट के एलिमेंट्स का मास है और जो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का मास है वो हमेशा क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो मास है वेट ऑफ, या वेट कह दो या मास कह दो, चलो मास कह रहा है तो मास कह देता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट वो क्या होंगे? दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक
ठीक है बेटा, यहां तक आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे वाला पॉइंट नोट कराना है। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई कि मास कंजर्वेशन रूल क्या होता है। मास कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी रिएक्शन। ठीक है, यानी कि मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहां तक हमने बात कर ली। ठीक है बेटा, अब बात कर लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, BALANCED, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसकी बात करने वाला हूं बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है तो चलो बात करते हैं कि आखिरकार ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जस्ट 2 मिनट्स गाइस। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, चलो बात करता हूं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है चलो बात करते हैं। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा मैसेज कुछ आ चुका था जिसके कारण परेशान था, सॉरी है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, if the if the if the number of each elements if the number of each elements सॉरी एक बार मेरा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, सॉरी गाइस, एक बार मार्कर सही से काम नहीं कर रहा जिसके कारण, और माइक देख लेता हूं मैं, माइक सही है। ठीक है, ओके 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 ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट if the number of each elements in if the number of each element is equal to before to the if the number of each elements if the number of each element is equal to the before before and before and after a chemical equation after a equation chemical equation then it is called a balanced chemical equation, a balanced chemical equation। सॉरी गाइस, ये मार्कर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। देन इट इज कॉल्ड, मैं देख लेता हूं आपको सीन तो हो रहा है क्या। ठीक है, हाँ आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा गलती। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम क्या कहेंगे उसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, ये कोई केमिकल इक्वेशन है। बेटा ये कहना चाहता है कि जो नंबर्स होंगे, ठीक है, जो नंबर्स होंगे, यानी कि यहाँ पर a, यहाँ पर b, सर यहाँ पर तो a है और यहाँ पर भी, चलो मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से बना देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर सर a 2 है, सर यहाँ पे तो 1 है, सर यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। सर अगर देखें तो यहाँ पर सर a की संख्या कितनी है, सर 2 है, सर b की संख्या कितनी है, सर 1 है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है। सर यहाँ पर a की संख्या कितनी है, सर 1 है, और b की संख्या कितनी है, सर 1 है। तो आप क्या करें, सर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी a की संख्या को 2 कर, यहाँ पे कम तो नहीं कर सकते, हाँ बढ़ा जरूर सकते हैं। तो क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर आपकी a की संख्या को 2 कर देंगे। सर a की संख्या को 2 कर, बेटा ये मल्टीप्लीकेशन और इसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जो कि दोनों के मल्टीपल्स में होता है, ए के भी और बी के भी। तो अगर हमें इस ए को 2 डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर बी भी डबल हो चुका है, इसलिए हमें क्या कर, अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है और बी की वैल्यू भी कितनी है 2, तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू भी कितनी करनी होगी 2। इस तरीके से कहना चाहता है कि जो अगर मास इक्वल है, ये कहना चाहता है कि रिएक्टेंट साइड का मास एंड द प्रोडक्ट साइड का मास अगर इक्वल है तो हमें जो नंबर्स है बेटा उनको भी हमें इक्वल करना होगा, ये वाली लाइन ये कहना चाहती है, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस है, यानी कि इस साइड में जो इस साइड में नंबर्स बैलेंस है, इस साइड में जो रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स है उनके नंबर बैलेंस है, और इस साइड में जो प्रोडक्ट की जो एलिमेंट्स है उसके नंबर बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2O, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बेटा एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन दे चुका है, लंबा चौड़ा, ठीक है, दो मतलब उसमें टेबल बना रखी है, टेबल में बता रखे इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, जो कि हमें नहीं करना। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके जरिए आप करिए ताकि आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। Fe प्लस H2O, तो यहां पर हमें लिखना है बेटा Fe3O4 प्लस H2, ओके, ठीक है बेटा। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। ये कैसी है बेटा, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड है। और अब हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो बेटा यहाँ पे देखो Fe के नंबर कितने हैं सर, 1 है। अच्छा ट्रिक क्या है बेटा, सर ट्रिक क्या है, सर ट्रिक तो बता दो सर, ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है AOH, जो हर किसी को मतलब जब भी मैं पढ़ा रहा हूं मेरी एजुकेशन लाइफ में मैं इसी ट्रिक से पढ़ाता हूं, ठीक है, इसी ट्रिक से मैं पढ़ाता रहता हूं। और ये कहती है कि पहले ए अनोदर एटम, ए का मतलब होता है बेटा अनोदर एटम, ए का मतलब क्या है बेटा, अनोदर एटम, यानी कि जो भी अनोदर एटम है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। जो भी अनोदर एटम है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी अनोदर आइटम है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी अनोदर आइटम है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम ऑक्सीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन को, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। सही है, तो बेटा इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो सर अनोदर आइटम, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो बच गया वो अनोदर है। सर Fe यहाँ पर 1 है, सर यहाँ पर 3 है, सर यहाँ पर 3 लगा दो, सर 3 हो गए सर यहाँ पर, यानी कि हम Fe को कितना कर दे सर, Fe को हम 3 कर देते हैं सर, 3 कर दे सर, तुक्का मार रहे हैं थोड़ा सा। सर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, सर यहाँ पे 4 है, सर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, सर क्या करे, सर यहाँ से 4 से गुणा कर दो, सर ये ऑक्सीजन कितने हो गए 4, सर ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो चुके। सर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, यानी 8 हो चुके। सर यहाँ पर हाइड्रोजन है, सर यहाँ पे तो 2 ही है। सर एक काम करो सर, इसको यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पे 8 हो चुके हैं, ऑक्सीजन सर यहाँ से 4 हो चुके हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो भाई ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो भाई यहां तक आपको समझ में आया हो, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसी कुछ रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।